स्वागत। आज हम भारतीय शेयर बाजार की नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि पिछले हफ्ते क्या हुआ और आने वाले हफ्ते, खासकर सोमवार 8 सितंबर 2025 के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं। जी। हमारे पास चॉइस ब्रोकिंग की सुमीत बगाड़िया का हालिया विश्लेषण है, जिसमें बाजार की मौजूदा स्थिति और सेंटिमेंट पर उनकी राय शामिल है। हाँ, उनका विश्लेषण काफी अहम रहता है। और साथ ही उन्होंने 100 रुपए से कम कीमत वाले 3 स्टॉक भी सुझाए हैं, जिन पर सोमवार को नजर रखी जा सकती है। तो आज हम पिछले हफ्ते, खासकर शुक्रवार 5 सितंबर के बाजार के उतार चढ़ाव को समझने की कोशिश करेंगे। जानेंगे कि विशेषज्ञ इसे कैसे देख रहे हैं और उन निवेशकों के लिए क्या खास है जो कम कीमत वाले शेयरों में मौके तलाशते हैं। चलिए इस विश्लेषण की गहराइयों में उतरते हैं। तो शुरुआत करते हैं पिछले शुक्रवार 5 सितंबर से। भारतीय शेयर बाजार लगभग बिना किसी बड़े बदलाव के सपाट बंद हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी 50 दोनों ही हरे निशान में खुले थे, लेकिन दिन के आखिर तक वो बढ़त गायब हो गई। ऐसा क्यों हुआ? हाँ, ये काफी दिलचस्प था, क्योंकि वैश्विक संकेत खासकर अमेरिका से काफी अच्छे थे। वहां उम्मीदें बढ़ रही थीं कि फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती कर सकता है, जो आमतौर पर बाजारों के लिए अच्छी खबर होती है। हाँ, बिल्कुल। इसके बावजूद भारतीय बाजार अपनी सुबह की तेजी को बरकरार नहीं रख पाया। सेंसेक्स सिर्फ 7 अंक गिरकर 80,710.76 पर बंद हुआ और निफ्टी 50 तो केवल 7 अंक बढ़कर 24,741 पर ही बंद हो सका। मतलब जहां खुला था लगभग वहीं आकर बंद हो गया। लेकिन अगर ग्लोबल माहौल अच्छा था, तो फिर हमारे बाजार में ये सुस्ती क्यों आई? क्या घरेलू कारण ज्यादा हावी रहे? बिल्कुल। विश्लेषण के अनुसार इसके पीछे कई वजहें काम कर रही थीं। सबसे प्रमुख थी मुनाफा वसूली, जिसे अंग्रेजी में प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं। अच्छा, प्रॉफिट बुकिंग। हाँ, इसका मतलब है कि जिन निवेशकों ने हाल की तेजी में पैसा बनाया था, वे अब अपने शेयर बेचकर उस मुनाफे को पक्का कर रहे थे। जब ज्यादा लोग एक साथ बेचने लगते हैं, तो बाजार पर दबाव बनता है, भले ही बाहरी माहौल सकारात्मक क्यों ना हो। और क्या कारण थे? रिपोर्ट में ट्रंप के टैरिफ की चिंता का भी जिक्र है। हाँ, ये एक और महत्वपूर्ण कारक था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा प्रस्तावित या लगाए गए टैरिफ को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। इन टैरिफ्स का वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, ये अभी पूरी तरह साफ नहीं है। सही। इस अनिश्चितता का असर दुनिया भर के बाजारों पर पड़ता है और भारतीय बाजार भी इससे अछूता नहीं रहा। निवेशक ऐसी अनिश्चितता के माहौल में थोड़ा सतर्क हो जाते हैं। और विदेशी निवेशकों का पैसा निकालना, FII आउटफ्लोज, उसका कितना असर पड़ा? विदेशी पूंजी का बाजार से बाहर जाना यानी फॉरेन कैपिटल आउटफ्लोज भी सेंटिमेंट पर असर डाल रहा था। जब विदेशी संस्थागत निवेशक यानी FIIs भारतीय बाजार से अपना पैसा निकालते हैं, तो इससे न केवल बाजार में नकदी यानी लिक्विडिटी कम होती है, हाँ, बल्कि ये एक संकेत भी माना जाता है कि शायद वे भारतीय अर्थव्यवस्था या बाजार को लेकर थोड़े आशंकित हैं। तो इन सब मिले जुले कारणों, मुनाफा वसूली, टैरिफ की चिंता और विदेशी फंड्स का बाहर जाना ने मिलकर बाजार की तेजी को रोक दिया। ये तो हुई बड़े सूचकांकों की बात, लेकिन छोटे और मंझोले शेयरों यानी मिड कैप और स्मॉल कैप का क्या हाल रहा? क्या वहां भी यही कहानी थी? वहां तस्वीर थोड़ी मिली जुली थी, जो अक्सर देखने को मिलता है। BSE मिड कैप इंडेक्स में तो 0.10% की गिरावट आई, यानी वो भी बड़े सूचकांकों की तरह ही दबाव में रहा। ओके। लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स यानी छोटी कंपनियों वाला सूचकांक, वो 0.09% की मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। अच्छा, मामूली बढ़त। हाँ, ये बढ़त बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये दिखाता है कि शायद कुछ निवेशक छोटी कंपनियों में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे थे या फिर वहां बिकवाली का दबाव कम था। कभी कभी स्मॉल कैप अपनी अलग चाल चलते हैं। तो ये तो हुई शुक्रवार की बात। अब आगे का क्या? बाजार को लेकर सेंटिमेंट कैसा है? क्या सुमित बगाड़िया इसे लेकर सकारात्मक हैं? हाँ, चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगाड़िया का मानना है कि भारतीय शेयर बाजार का सेंटिमेंट कुल मिलाकर सकारात्मक बना हुआ है, शुक्रवार की सपाट क्लोजिंग के बावजूद। अच्छा, उनका ये आकलन मुख्य रूप से तकनीकी विश्लेषण पर आधारित है। तकनीकी विश्लेषण। हाँ। अच्छा, क्या खास तकनीकी संकेत उन्हें दिख रहे हैं? उनके विश्लेषण का मुख्य बिंदु ये है कि निफ्टी 50 इंडेक्स अपने 20 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 DMA से ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। 20 DMA? जी, ये 20 DMA का स्तर फिलहाल 24,710 के आसपास है। ये 20 DMA क्या होता है और इसका ऊपर रहना क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? देखिए,
20 डीएमए पिछले 20 कारोबारी दिनों की क्लोजिंग कीमतों का एक तरह का औसत होता है, लेकिन ये हाल की कीमतों को ज्यादा महत्व देता है। तकनीकी विश्लेषण में जब कोई इंडेक्स या स्टॉक अपने महत्वपूर्ण मूविंग एवरेज जैसे 20 डीएमए या 50 डीएमए से ऊपर कारोबार कर रहा होता है, तो इसे आमतौर पर अल्पकालिक यानी शॉर्ट टर्म मजबूती का संकेत माना जाता है। अच्छा। ये दिखाता है कि हाल के दिनों में औसतन खरीदारों का पलड़ा भारी रहा है और बाजार में एक अंदरूनी ताकत मौजूद है, भले ही दिन प्रतिदिन उतार चढ़ाव दिख रहा हो। तो ये 20 डीएमए का 24,710 का स्तर एक तरह का तात्कालिक सहारा बन गया है। हाँ, कह सकते हैं। क्या इसके अलावा और भी कोई महत्वपूर्ण स्तर हैं जिन पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए? बिल्कुल। बगाड़िया के विश्लेषण के अनुसार निफ्टी के लिए तत्काल और मजबूत आधार मतलब इमीडिएट बेस या सपोर्ट लेवल वो 24,600 पर बना हुआ है। 24,600। जी। सपोर्ट लेवल वो स्तर होता है जहां पहले गिरावट रुकी थी या जहां खरीदार ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। तो अगर बाजार नीचे आता भी है तो उम्मीद की जाती है कि 24,600 के आसपास उसे कुछ सहारा मिलेगा। और ऊपर की तरफ क्या कोई बाधा या रुकावट भी है? हाँ, ऊपर की ओर 25,000 का स्तर एक महत्वपूर्ण बाधा, एक सिग्निफिकेंट हर्डल या रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है। 25,000। हाँ, रेजिस्टेंस वो स्तर होता है जहां पिछली बार तेजी रुकी थी या जहां बिकवाली का दबाव बढ़ जाता है। 25,000 का स्तर सिर्फ तकनीकी रूप से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक स्तर भी है। सही कहा। अक्सर ऐसे गोल आंकड़ों को पार करने में बाजार को थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाजार फिलहाल 24,600 के सपोर्ट और 25,000 के रेजिस्टेंस के बीच एक दायरे में फंसा हुआ है। निवेशकों के लिए इसके क्या मायने हैं? सही समझ रहे हैं आप। फिलहाल बाजार इसी दायरे में कारोबार करता दिख सकता है। असली और बड़ी चाल तब आएगी जब निफ्टी निर्णायक रूप से इनमें से किसी एक स्तर को तोड़ेगा। या तो 24,600 के नीचे जाएगा या 25,000 के ऊपर निकलेगा। बगाड़िया का मानना है कि अगर निफ्टी मजबूती के साथ 25,000 के स्तर को पार कर लेता है और उसके ऊपर टिक जाता है तो ये एक ब्रेकआउट माना जाएगा। ब्रेकआउट? जी। ऐसा होने पर भारतीय सेकेंडरी मार्केट में एक नई तेजी का दौर, एक नया बुल ट्रेंड शुरू होने की प्रबल संभावना बन सकती है। उनकी सलाह है कि ऐसी स्थिति में निवेशकों को उन शेयरों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिनके तकनीकी चार्ट पैटर्न मजबूत दिख रहे हैं। अच्छा, मतलब स्ट्रॉन्ग चार्ट वाले स्टॉक्स? हाँ, मतलब ऐसे स्टॉक जो पहले से ही तेजी के संकेत दे रहे हैं या जिन्होंने अपने रेजिस्टेंस लेवल तोड़ दिए हैं या फिर जिनके चार्ट पर कोई बुलिश पैटर्न बन रहा है। उनका मानना है कि जब बड़ा इंडेक्स यानी निफ्टी तेजी पकड़ेगा तो ये मजबूत स्टॉक और भी तेजी से भाग सकते हैं। ये एक तरह से मोमेंटम या स्ट्रेंथ फॉलो स्ट्रेंथ वाली रणनीति है। चलिए, ये तो हुई बाजार की चाल और रणनीति की बात। अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका शायद कई निवेशक इंतजार कर रहे होंगे, खासकर वो जो कम पूंजी से शुरुआत करना चाहते हैं। 100 रुपए से कम कीमत वाले स्टॉक। सुमित बगाड़िया ने सोमवार 8 सितंबर के लिए ऐसे 3 स्टॉक सुझाए हैं। हाँ, ये सेगमेंट उन निवेशकों के लिए काफी रुचिकर हो सकता है जो या तो छोटी पूंजी निवेश करना चाहते हैं या फिर जिन्हें कम कीमत वाले शेयरों में तेजी से मुनाफा कमाने की उम्मीद रहती है। हालांकि इनमें जोखिम भी ज्यादा होता है, ये ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। पहला स्टॉक जो उन्होंने सुझाया है वो है शाह अलॉयज। शाह अलॉयज, ये किस सेक्टर की कंपनी है और इसके लिए क्या लक्ष्य और स्टॉप लॉस सुझाए गए हैं? मतलब कहां खरीदें, कहां बेचें और नुकसान कहां सीमित करें? शाह अलॉयज मेटल सेक्टर की कंपनी है जो स्टील अलॉय बनाती है। बगाड़िया की सलाह के अनुसार इसे 62.55 के स्तर पर खरीदने पर विचार किया जा सकता है। 62.55 पर? हाँ, इसके लिए अल्पकालिक लक्ष्य मूल्य यानी टारगेट प्राइस 67.5 रुपये रखा गया है, जो मौजूदा खरीद स्तर से करीब 8% ऊपर है। ओके, 8%। और जैसा कि किसी भी ट्रेड में जरूरी होता है, जोखिम को नियंत्रित करने के लिए एक स्टॉप लॉस भी सुझाया गया है जो 60.2 पर है। 60.2 का स्टॉप लॉस? जी। स्टॉप लॉस का मतलब है कि अगर शेयर उम्मीद के मुताबिक नहीं चलता और 60.2 रुपीस तक गिर जाता है तो निवेशक को उसमें से निकल जाना चाहिए ताकि नुकसान सीमित रहे। ठीक है, तो पहला है शाह अलॉयज मेटल सेक्टर से 62.55 पर खरीद, लक्ष्य 67.5 और स्टॉप लॉस 60.2। स्पष्ट है। दूसरा स्टॉक कौन सा है?
दूसरा स्टॉक है वैस्कॉन इंजीनियर्स लिमिटेड। वैस्कॉन इंजीनियर्स। हाँ, ये इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन मतलब ईपीसी क्षेत्र से जुड़ी कंपनी है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट निर्माण के कारोबार में है। इसे 56.11 रुपीस के आसपास खरीदने का सुझाव दिया गया है। 56.11। और वैस्कॉन इंजीनियर्स के लिए क्या लक्ष्य और स्टॉप लॉस निर्धारित किए गए हैं? इसके लिए लक्ष्य मूल्य 60.3 सुझाया गया है। 60.3। हाँ, ये खरीद स्तर से लगभग 7.5% ऊपर है और इसका स्टॉप लॉस 54.25 पर रखने की सलाह दी गई है। 54.25। यहाँ भी लक्ष्य और स्टॉप लॉस के बीच का संतुलन ये सुनिश्चित करता है कि संभावित मुनाफा उठाए जा रहे जोखिम से अधिक हो, जिसे रिस्क रिवॉर्ड रेशो कहते हैं। समझ गया। तो दूसरा है वैस्कॉन इंजीनियर्स कंस्ट्रक्शन क्षेत्र से। 56 रुपये 11 पैसे पर खरीद, लक्ष्य 60 रुपये 3 और स्टॉप लॉस 54 रुपये 25 पैसे। और इस सूची में तीसरा और आखिरी स्टॉक कौन सा है? तीसरा स्टॉक काफी जाना पहचाना नाम है, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, ABFRL। अच्छा, ABFRL। जी, यह आदित्य बिरला ग्रुप की फैशन और रिटेल शाखा है, जिसके तहत कई बड़े ब्रांड्स आते हैं। इसे 85.9 के स्तर पर खरीदने की सलाह दी गई है। ABFRL के लिए क्या लक्ष्य और स्टॉप लॉस हैं? ये तो काफी बड़ी कंपनी है। इसका शेयर 100 के नीचे होना थोड़ा आश्चर्यजनक है। हाँ, ये लार्ज कैप स्पेस की कंपनी है, लेकिन हाल के बाजार के उतार चढ़ाव में इसका शेयर इस स्तर पर आ गया है। बगाड़िया ने इसके लिए लक्ष्य 90 रुपए रखा है। 90 रुपए? हाँ, जो खरीद मूल्य से करीब 4.8% ऊपर है। स्टॉप लॉस 82.2 सुझाया गया है। 82.2? यहाँ आप देख सकते हैं कि संभावित मुनाफा लगभग 5% अन्य दो शेयरों की तुलना में थोड़ा कम है। हाँ, कम है। हो सकता है कि इसका कारण स्टॉक की हालिया चाल या उसके चार्ट पैटर्न में दिखने वाली कम अस्थिरता हो। तो ये 3 स्टॉक हैं, शाह एलॉयज, वैस्कॉन इंजीनियर्स और आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, जिन पर सोमवार 8 सितंबर को नजर रखी जा सकती है। खासकर अगर कोई 100 रुपए से कम के शेयरों में अल्पकालिक अवसरों की तलाश में है। तीनों के लिए स्पष्ट एंट्री लेवल, टारगेट और सबसे महत्वपूर्ण स्टॉप लॉस सुझाए गए हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात दोहराना बेहद अहम है। जी हाँ, ये सारी जानकारी और ये स्टॉक सुझाव निवेश सलाह नहीं है। बिल्कुल, ये बात हर निवेशक को गांठ बांध लेनी चाहिए। ये सामग्री, जैसा कि स्रोत मिंट में भी स्पष्ट रूप से बताया गया है, केवल सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। ये जो विचार और सिफारिशें हमने साझा की हैं, वे सुमित बगाड़िया या उनकी ब्रोकिंग कंपनी चॉइस ब्रोकिंग के व्यक्तिगत विश्लेषण पर आधारित है, ना कि मिंट या हमारी तरफ से कोई सुझाव। यानी इसे बाजार पर एक विशेषज्ञ की राय की तरह देखना चाहिए, न कि आंख बंद करके निवेश करने का नुस्खा। एकदम सही। शेयर बाजार में निवेश करना जोखिम भरा होता है। कीमतों में तेजी से उतार चढ़ाव आ सकता है और आपका पैसा डूब भी सकता है, खासकर जब आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हों या कम कीमत वाले वो पेनी स्टॉक्स में निवेश कर रहे हों, जिनमें अक्सर ज्यादा अस्थिरता होती है। हाँ, बिल्कुल। इसलिए कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले हमेशा अपनी वित्तीय स्थिति, जोखिम लेने की क्षमता और लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए एक प्रमाणित वित्तीय सलाहकार से, मतलब सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। सही। वे आपको सही दिशा दिखा सकते हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें, पिछला हफ्ता खासकर शुक्रवार बाजार के लिए मिला जुला रहा। अच्छी ग्लोबल खबरों के बावजूद मुनाफा वसूली और टैरिफ जैसी चिंताओं ने बाजार को सपाट रखा। लेकिन आगे के लिए कम से कम तकनीकी संकेतों के आधार पर विशेषज्ञ सुमित बगाड़िया जैसे लोग सकारात्मक दृष्टिकोण रख रहे हैं। हालांकि ये सकारात्मकता काफी हद तक निफ्टी के 25,000 के महत्वपूर्ण स्तर को पार करने पर निर्भर करती है। और अगर निफ्टी इस स्तर को पार करता है तो तकनीकी रूप से मजबूत शेयरों पर ध्यान देने की सलाह है। जी। साथ ही कम बजट वाले या अल्पकालिक अवसर तलाशने वाले निवेशकों के लिए सोमवार के लिए 3 विशिष्ट स्टॉक, शाह एलॉयज, वैस्कॉन इंजीनियर्स और आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल सुझाए गए हैं, जिनके भाव 100 रुपए से कम हैं और जिनके लिए स्पष्ट लक्ष्य और स्टॉप लॉस दिए गए हैं। बिल्कुल। और ये पूरा विश्लेषण एक और महत्वपूर्ण बात पर जोर देता है, बाजार को समझने के लिए सिर्फ एक चीज पर ध्यान देना काफी नहीं है। अच्छा। हाँ, आपको तकनीकी संकेतकों जैसे मूविंग एवरेज, सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखना होगा। साथ ही व्यापक आर्थिक कारकों जैसे वैश्विक नीतियां, ब्याज दरें, टैरिफ और निवेशक व्यवहार जैसे मुनाफा वसूली, एफआई का रुख पर भी नजर रखनी होगी। यानी सब कुछ देखना होगा। जी, ये सभी कारक मिलकर बाजार की दिशा तय करते हैं।
एक सफल निवेशक बनने के लिए इन सभी पहलुओं की समझ जरूरी है। और जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जो इसी विश्लेषण से जुड़ा है। सोचिए, जैसा कि बगाड़िया का विश्लेषण इशारा करता है, निफ्टी के लिए 25,000 का स्तर एक बड़ी बाधा है। हाँ, बिल्कुल। अगर आने वाले दिनों में निफ्टी इस मनोवैज्ञानिक और तकनीकी स्तर को पार करने में संघर्ष करता है या वहां से वापस मुड़ जाता है, तो एक निवेशक के तौर पर अपनी रणनीति में क्या बदलाव करने पर विचार करना चाहिए? अच्छा सवाल है। क्या ऐसी स्थिति में, जैसा कि हमने शुक्रवार को देखा कि स्मॉल कैप इंडेक्स थोड़ा बेहतर रहा, छोटे और मंझोले शेयरों पर ध्यान केंद्रित करना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, जिनमें शायद अपनी अलग गति हो? या फिर जब बाजार अनिश्चित हो और बड़ी बाधा पार न कर पा रहा हो, तो क्या बड़े, स्थापित और तुलनात्मक रूप से सुरक्षित माने जाने वाले लार्ज कैप शेयरों में पनाह लेना बेहतर रणनीति होगी? इस सवाल पर विचार करना अगले हफ्ते के लिए अपनी रणनीति तैयार करने में मददगार साबित हो सकता है। आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी।